लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिज्म के बारे में और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के बारे में। बस अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट और बचा हुआ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखिए फैक्टर्स affecting angle of minimum deviation produced table. Angle of factors affecting angle of deviation produced by the prism. Angle of deviation produced by the prism. ठीक है, तो चार्टो फैक्टर होते हैं, पढ़ा होगा क्लास 10 में, आईसीएससी वाले 10 होते हैं। पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पहला फैक्टर लिखिएगा और इसमें लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला angle of deviation, angle of incidence. Angle of incidence प्रैक्टिकल किया गया और देखा गया कि अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक हॉकी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हॉकी लाइक डायग्राम बनता है, like this, ऐसे। यानी कि अगर हम शुरुआत से एंगल ऑफ डेविएशन को बढ़ाते जाएं, ठीक है, शुरुआत से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाते जाएं तो क्या होता है, पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होना शुरू होता है। कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है। मिनिमम डेविएशन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, आता ना, एक मिनिमम डेविएशन आता है। तो आपको ग्राफ अभी दिखाई दे रहा है कि डेविएशन एक लोवेस्ट लेवल तक पहुंच गया है। फिर जब आप इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जब आप इसको आई नॉट कह दे रहे हो, मतलब ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे मिनिमम डेविएशन आता है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर उसके बाद ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है। यू गॉट द पॉइंट? मीन्स यहाँ पे अगर समझदार लोग हैं तो वो समझें अगर इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ से ये दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे हमको मिनिमम डेविएशन मिलता है, एंड दिस इज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, क्यों यूनिक कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अलग से ग्राफ बना के फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका हॉकी। ऐसा संभव है, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे हल्का सा जा रहा हूं, ऐसा संभव है कि दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, I1 एंड I2, है कि नहीं? ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिख रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन एक ही है। आई बात समझ में? यानी प्रिज्म के केस में अगर ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ लेता है कि क्या ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ जाए, तो जवाब है हाँ। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल एक ही होता है, वो वाला जिसपे डेविएशन मिनिमम आता है। यानी मिनिमम डेविएशन प्राप्त करने के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यूनिक होता है, लेकिन इसके अलावा कोई डेविएशन पाने के लिए संभव है कि आपके पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। नहीं समझे? यानी अगर मिनिमम डेविएशन की जब बात करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस यूनिक होगा, लेकिन और किसी दूसरे वाले डेविएशन और किस मतलब मिनिमम डेविएशन को छोड़ के कोई और डेविएशन अगर लिया जाए
उसके लिए ये संभव हो सकता है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जिसपे आपको सेम डेविएशन मिल जाए। गॉट इट? खैर छोड़िए, बात समझ गए आप? ठीक है, कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, बाकी क्योंकि लिखवा नहीं सकता मैं इसको। ठीक है, लिखवाने के लिए तुम लिखवाते हैं 10th स्टैंडर्ड पे क्या कि व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम 0, angle of deviation produced by the prism first decreases and attains a minimum value, and after that it starts increasing। ठीक है, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, आप लोग पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। अगला फैक्टर है फैक्टर नंबर 2, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं कहेंगे, बस सीधे सीधे याद कर लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होता है। फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म की। नोटेड। चौथा पॉइंट है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। चौथा पॉइंट है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। ठीक है, वैसे तो लॉजिकली अगर आप समझ लें तो बहुत उत्तम रहेगा। अभी अभी आपको तेजी तरीके से बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और अगर आपको कुछ दिन पहले कहा दिल्ली याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कैसा संबंध है? हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ? क्या होता है? जोर से बोलो। जय माता की नहीं। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इस आदमी के ऊपर ट्रैक्टर चलवाने लगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। यानी मोटा मोटा आइडिया ये कहा जा सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिल्ली इसको अच्छे से याद कर लियो, अगला टॉपिक जब आएगा नहीं बता पाए तो आपके ऊपर कूद जाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट करिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन करिए, सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन खुद करने के लिए। यहाँ पे बारात नहीं लगी हुई जो बढ़िया खाने पीने आए आप लोग। क्वेश्चन बस छोटा सा है कि ये एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म का ये एंगल 30 डिग्री है। अब ये कौन सा वाला एंगल है तुम खुद पहचानो। इधर पॉलिश कर दिया गया, मतलब दिस साइड इज सिल्वर्ड, वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 is silvered. Refractive index of the material is 1.414 is silvered. At what angle must a ray of light fall on the unsilvered face so that after refraction into the prism and reflection at the silvered surface it retraces its path? अर्थात कितने एंगल पर लाइट रे इस प्रिज्म पर गिरे। तो पहली बात तो ये क्लियर मैं समझा दे रहा हूँ कि कितने एंगल पर, मतलब आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस तब बनेगा जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। तो आपसे पूछा गया है आई, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट गिरे जब ये लाइट अंदर जाए प्रिज्म के और उसकी मुलाकात जब सिल्वर्ड सरफेस से हो, तो उसके बाद लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर दे। दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ आपको फिर से एक बार कि ये प्रिज्म है, ये 30 डिग्री एंगल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.414। दिस फेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड एंड
we have to find an angle of incidence on the unsilvered face of the prism so that after refraction into the prism and being reflected from the second surface it retraces its path. देखिए क्वेश्चन इज वेरी इजी. सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए. अगर लाइट कभी भी रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, इसका मतलब ये तय है कि 100% वो सिल्वर्ड फेस के नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, अर्थात सिल्वर्ड सरफेस से उसने एंगल 90 डिग्री बनाया है. यानी ये तय है कि ये लाइट रे जब ऐसे गई होगी तो यहाँ पे इसने सिल्वर्ड सरफेस को 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया होगा. तो जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी तो ये अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर देगी. ठीक है, अर्थात ये एंगल 90 डिग्री पता चल गया तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री. 90 ये 30 ये तो ये कितना बचा 60. यानी ये वाला एंगल जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हो, ये आपको मिल गया कितना 30 डिग्री. अंधेरे तो हो नहीं, ये सरफेस है ये नॉर्मल है. सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? नहीं होता क्या 90. तो 90 में से 60 ये बचा 30. अब इस पॉइंट पर जिसको अगर आप P कह दें तो क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ नहीं लग जाएगा? एट P बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 30 डिग्री. ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? ग्लास with respect to air, and this is given to you, right? So sin I would be equal to 1 by 2 times, because sin 30 is 1 by 2 and this would be 1.414. So sin I should be 0.707. Okay, so I should be sin inverse 0.707. ओके, सीबीएसई वालों के लिए यही ठीक है और आईएससी वालों के लिए आंसर वुड बी 45 डिग्री अप्रॉक्स. ठीक है, कोशिश करिए छाप लीजिए. तो फिलहाल मेरे पास एक प्रश्न एक और है बढ़िया वाला. इसमें ऐसा कुछ है, क्या है? ये प्रिज्म है, ये A फॉर एप्पल, ये B फॉर बड़ा एप्पल, ये C फॉर छोटा एप्पल और ये E फॉर हाथी, ये E, और ये F फॉर मछली. ठीक है, और ये G फॉर बकरी. और ये H फॉर मुर्गी. बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, अंदर वाले मीडियम का N2 है और बाहर वाले का फिर से N1 है गलती से. और ये जब आपस में मिल जाएंगे पता नहीं कुछ एंगल बनेगा तो बनेगा. जोड़ दिया गया है, ये वाला एंगल R वाला है और ये R डैश वाला. ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन यो छे, a ray EF of monochromatic light is incident on the refracting surface AB of a regular glass prism. रेगुलर मतलब ये 60 ये 60 ये 60 60 60 60. ठीक है, रेगुलर ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अर्थात इस ये जो प्रिज्म है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. अभी मैं केवल RI लिख रहा हूँ, बाकी इसकी महिमा हम आप बाद में बताएंगे. रेगुलर ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री. ठीक है, तो I का वैल्यू जो यहाँ पे है ये वाला, ये क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्री. तो ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस शो किया गया है E. If it emerges through the adjacent face AC, calculate the angle of emergence. Angle of emergence we have to calculate. Some data are given. Sin
33.1 degree is equal to 0.5461 and sine 26.9 degree would be 0.4524. चलिए देखिए, तो बहुत होनहार लोग हैं आप लोग और आपने बहुत शिद्दत के साथ पूरा किया है। ये एंगल 60 डिग्री है, एक बात तो तय है। मुझे जो जो दिख रहा है मैं वो समझ लेता हूँ पहले। सबसे पहली बात, जो सबसे बढ़िया जगह दिख रही है मुझे वो F दिख रही है। क्यों? क्योंकि F वो पॉइंट है जहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। ठीक है, यानी at F by Snell's law, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 55 डिग्री, बात ना करो, जो करना था कर चुके, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज R as shown in the figure, refractive index of the medium in which light is entering. सेकेंड, हमारे क्वेश्चन में n दिया है, हम म्यू लिख रहे हैं, चलो n लिख देते हैं, बात एक ही है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बाहर वाला मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली हमको दिया था। ठीक है, अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए, स्पेशली ना मेंशन किया जाए, केवल ऐसे दे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज दिस, इसका मतलब यही होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला मीडियम। आई बात समझ में? तो यहाँ पे साइन 55 डिग्री, हाँ, साइन 55 डिग्री की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है? दी थी भाई, हमने नहीं लिखी ना, कोई गलत बात। अभी हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेटर का वरदान भी तो तुमको प्राप्त है, ब्रह्मा जी की तपस्या करके प्राप्त किया था तुमने पिछले जन्म में। साइन 55 डिग्री 0.8192 बाय साइन R is equal to 1.5. So sin R would be equal to, after calculation, कुछ आएगा, sin R equal to 0.8192 upon 1.5, R is equal to sin inverse, ये जो भी कैलकुलेट हो जाए आपसे, अपॉन 1.5 करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअली ये जो, हाँ, ये क्या आता है मैं बता देता हूँ। अभी सीबीएसई वाले बच्चे सोच रहे हैं हमारे टाइप का क्वेश्चन नहीं, ये आपके ही टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5461, ठीक है, और आपको ये वैल्यू देखो दी हुई है, इसको गौर से देखो। अगर इसको आप साइन इनवर्स करोगे जाके तो साइन इनवर्स 0.5461 बराबर कितना बन जाएगा? 33.1 डिग्री बनेगा। यानी इसका मतलब R का वैल्यू था 33.1 डिग्री, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद आगे आते हैं, हमें E चाहिए, तो यहाँ से छूट चुके हैं। अब अगर मुझे R डैश मिल जाए तो E निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ लगा के। तो R डैश और इस A में एक संबंध है, A बराबर R प्लस R डैश। ये रास्ता है, पैटर्न जैसा बनता है। तुम्हें इधर का डेटा दिया गया है, इधर निकालना है, यानी इसी रास्ते से जाना है। यहाँ स्नेल्स लॉ, फिर A बराबर R1 प्लस R2, फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ हो जाएगा। चले, क्योंकि R प्लस R डैश इक्वल टू A, इसलिए A जो है वो 60 डिग्री है, R का वैल्यू 33.1 डिग्री है, R डैश निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खूब ताबड़तोड़ जी तोड़ उछल की मेहनत करी और हमने निकाल लिया 26.9 डिग्री द वैल्यू ऑफ R डैश। व्हाट द पॉइंट है? अब अगला स्टेप यहाँ पे आ जाइए, क्या लगा दें? एट G बाय का स्नेल्स लॉ,
तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इंसिडेंस r डैश है अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है E इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। आपको कलम सिखाए थे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। साइन r डैश की वैल्यू भी रख देते हैं 26.9 डिग्री अपॉन साइन E बराबर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो साइन 26.9 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक। साइन 26.9 यानी 0.4524 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 आ गया, 1.5 था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो साइन E इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, 0.6786, 0.6786, तो E बराबर आ गया क्या, साइन इनवर्स 0.6786। इसकी व्यवस्था है क्या, हैं? इसकी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। CBSE वालों के लिए यही आंसर होगा फिर, ठीक है। और ISC वालों के लिए कैलकुलेटर जिंदाबाद, 42.7 डिग्री होगा। समझ गए कॉपी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग सुनेंगे, वैसे भी सुन ही रहे हैं आप लोग, कर तो कुछ रहे नहीं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 49 डिग्री ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म कहा जाए, इक्विलैटरल प्रिज्म कहा जाए, तो एंगल जो रहता है वो 60 रहता है, ए का वैल्यू 60 रहता है। आगे बढ़ता हूँ। इक्विलैटरल प्रिज्म पासेस थ्रू द प्रिज्म सिमेट्रिकली, ठीक है। सिमेट्रिकली अगर ऐसा बोला गया है तो इसका मतलब जो पाथ है रे का प्रिज्म के थ्रू वो पैरेलल हो जाएगा बेस के, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन का केस है। क्वेश्चन में लिख के ऐसे नहीं आएगा, हाँ भैया हलवा पूड़ी आ गया डायरेक्ट बना बनाया, गपा गप अंदर आई बात समझ। इसमें लिखा है सिमेट्रिकली, यानी अगर क्वेश्चन में प्रिज्म वाले क्वेश्चन में बोला जाए कि रे पासेस थ्रू द प्रिज्म सिमेट्रिकली, तो समझ जाना ये मिनिमम डेविएशन का केस होगा। आई बात समझ में। तो फिर से पढ़ता हूँ। A ray of light incident at 49 degree on the face of the equilateral prism passes through the prism symmetrically. Full stop. Find the refractive index of the material of the prism. चलिए करिए। One more thing, sin 49 की वैल्यू भी मैं आपको दे देता हूँ। Sin 49 degree is 0.7547. This is the value. चलिए मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, इट इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। इसलिए A/2 इज इक्वल टू R बताया था मैंने। और रेगुलर प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो A की वैल्यू 60/2 यानी R इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। अगर आप प्रिज्म बना भी लेते हैं तो क्लियर ज्यादा दिखाई देगा आपको। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, उसके बाद ऐसे गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पैरेलल रेज जाएगी इससे और ये बाहर निकल जाएगी। ये भी R होगा और ये भी R होगा। तो मैं इस P पॉइंट की बात करता हूं। एट P बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। Sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction is equal to refractive index of the material of the prism. That has to be calculated. Then sin I, 49 degrees given to you. The value of angle of incidence I is 49 degree, which is given to you. And sin R, the value of R is 30 degree. Both values 49 sin 49 degree is given and sin 30 is 1/2, so you will be 1.5 months.
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। चलिए देखिए अगला एक और सवाल इस कैटेगरी में, आखिरी बस यही कराएंगे, उसके बाद अगले सेगमेंट में जाएंगे। A glass prism of refracting angle 60 degree and refractive index 1.5 is totally immersed in water of refractive index 1.33 full stop. Find the angle of minimum deviation for the prism in this situation. Sin inverse 0.564 की वैल्यू 34.3 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं अभी बक्का ऐसा ताक रहे, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन साइंस की तरफ से है। ग्लास प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है। बाय द वे डायग्राम बना के दे देना से आधा काम तो मैं खुद ही आपको करके दे रहा हूँ। एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI is 1.5 is given, is totally immersed in water, करिया पानी के अंदर, अरे भाई काला पानी, ये, और इस काले पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. Find the angle of minimum deviation. Minimum deviation is to be calculated इस सिचुएशन पे, और साइन इनवर्स 0.564 का वैल्यू गिवन है 34.3 डिग्री। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मिनिमम डेविएशन का केस है, हम यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूला लगा सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेबर मिनिमम बाय 2 होल अपॉन साइन ए अपॉन म्यू का वैल्यू, ये क्या, ये म्यू किसका वैल्यू होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मीडियम, बाहर है पानी। आई बस ऑन में, तो ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। ये जो दिया गया 1.5 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है। ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस डेबर मिनिमम बाय 2 होल अपॉन साइन 60 डिग्री बाय 2, ये साइन 30 हो जाएगा। ये ग्लास वाला 1.5 है, और ये 4/3 कर लेते हैं। 1.33 क्या होता है? 4/3 होता है, तो 4/3 बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया 0.5, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेबर मिनिमम बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? साइन 60 डिग्री प्लस डेबर मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा जब सॉल्व कर देंगे तो 0.564 आ जाएगा। जब साइन को उधर भेज देंगे तो 60 डिग्री प्लस डेबर मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.564 आ जाएगा। साइन इनवर्स 0.564 जो है 34.3 डिग्री है, ये 34.3 डिग्री है। तो बस ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये डेबर मिनिमम बाय 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो डेबर मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू, ये 4.3 डिग्री हो जाएगा। डबल कर दीजिए तो डेबर मिनिमम इक्वल टू कितना? 8.6 डिग्री। गॉट इट?